अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या इंसान के मरने के बाद कुछ बचता है, तो शायद तुम कहोगे नहीं, ये सब अंधविश्वास है। मैं भी यही सोचता था जब तक मेरी मुलाकात रत्ना से नहीं हुई। ये बात है सालों पहले की। मैं मुंबई में रहता था। 17 नवंबर 1996। उस समय मैं 21 साल का था। मैं मुंबई से अपने दादा दादी के घर हरनई जा रहा था, कोंकण का एक छोटा सा समुद्री गांव। मैं दोपहर में निकला था, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसे ठीक करवाने में काफ़ी देर हो गई और रात होने तक मैं उम्मीद से कहीं ज़्यादा लेट हो चुका था। हरनई जाने के 2 रास्ते हैं, एक मेन हाईवे वाला और दूसरा अंदरूनी रास्ता गोरेगांव, मंडनगढ़, केलशी और अंजराले से होकर जाता है। यह रास्ता छोटा तो है, लेकिन रात में बेहद सुनसान। फिर भी देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने वही रास्ता चुना। करीब रात के 11:30 बजे होंगे। मैं मंडनगढ़ के बाहर वाले इलाके से गुजर रहा था। तभी सड़क के किनारे मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो मेरी गाड़ी को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रही थी। सड़क के किनारे एक छोटी पहाड़ी थी और थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई दे रहा था। मैंने गाड़ी रोकी। लड़की धीरे धीरे पैसेंजर साइड की खिड़की तक आई और हल्के से शीशे पर दस्तक दी। मैंने शीशा नीचे किया। उसकी उम्र लगभग 15-16 साल रही होगी। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो सलवार कमीज पहने हुई थी और ठंडी हवा से बचने के लिए उसने दुपट्टा कान के चारों तरफ लपेट रखा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोली, मला अंजराले जायचे आहे, अर्जेंट आहे, सोडतोस का? यानी मुझे अंजराले जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सच कहूँ तो 7 घंटे से लगातार अकेले ड्राइव करते करते मैं खुद भी बोर हो चुका था और अंजराले वैसे भी मेरे रास्ते में था, इसलिए मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और हम आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद हमारी बातें शुरू हुई। उसने अपना नाम बताया, रत्ना। वो मंडनगढ़ अपने मामा से मिलने गई थी, लेकिन आखिरी बस छूट गई। उसने बताया कि वो 10वीं में पढ़ती है और अगले दिन सुबह स्कूल होने की वजह से उसे हर हाल में घर पहुंचना था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इतनी छोटी लड़की आधी रात में अकेले सफ़र कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसके मामा उसे छोड़ने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें तेज़ बुखार आ गया, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात का सुनसान रास्ता, चारों तरफ अंधेरा, और हम दोनों लगातार बात करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे उसके साथ बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, जैसा किसी अनजान के साथ लगना चाहिए था, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद हम कैलशी पार करके अंजराले के पास पहुंच गए। अचानक रत्ना ने कहा, यहीं गाड़ी रोक दीजिए। मैंने आसपास देखा। दाईं तरफ समुद्र था, बाईं तरफ एक छोटी पहाड़ी, लेकिन वहाँ कोई घर नहीं था, कोई रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं। वो गाड़ी से नीचे उतरी। मैंने पूछा, तुम जाओगी कहाँ? उसने पहाड़ी की तरफ इशारा करके कहा, मेरा घर इसके पीछे है। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उसका चेहरा बदल गया पूरी तरह। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी और सख्त हो गई। वो बोली, नहीं इतपर्यंत पुढे नहीं, पुन्हा भीते कधीतरी मी तुला, जा तू। उसका कहना था, नहीं बस यहीं तक। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। और फिर आखिरी बार बोली, अब जाओ। उस पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। चेहरा बिल्कुल भावहीन, बिल्कुल स्थिर, जिसे इंसान ही ना हो। मेरे अंदर से अचानक आवाज़ आई कि बहस मत कर। मैं बिना कुछ कहे वापस गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद मैं अपने दादा दादी के घर पहुँचा, लेकिन जैसे ही मैंने उस जगह का नाम लिया, उनके चेहरे बदल गए। मेरी दादी ने तुरंत कहा, उस रास्ते पर रात में कभी मत रुकना। उनके मुताबिक वो इलाका भूतिया माना जाता था, लेकिन उस समय मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए बात को नज़रअंदाज करके सो गया। कुछ दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ अंजराले बीच गया। वहाँ हमें एक आदमी पहाड़ी से नीचे उतरता दिखाई दिया। करीब 40 साल का हुआ। हमें देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अंजराले बीच आमतौर पर काफ़ी सुनसान रहता था। मैंने उससे बात करना शुरू की। उसने बताया कि वो उसी पहाड़ी के पीछे रहता है, अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ। उसे देखते ही मुझे रत्ना की बात याद आ गई। मैंने उससे कैजुअली पूछा, क्या यहाँ आसपास और भी घर हैं? उसने कहा, नहीं सिर्फ मेरा ही घर है। फिर मैंने पूछा, क्या आप रत्ना नाम की किसी लड़की को जानते हो? मेरा सवाल सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद वो बोला,
दादा, रत्ना माझी मुलगी होती, 10 वर्षा झाली गेली थी. इसका मतलब रत्ना मेरी बेटी थी. 10 साल हो गए, वो चली गई. एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया. मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं. फिर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि हो सकता है किसी और लड़की का नाम भी रत्ना हो, शायद मैं बेवजह डर रहा हूँ. मैंने उसे अपनी पूरी घटना बताई. वो चुपचाप सुनता रहा. फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि दादा, 10 साल पहले रत्ना सच में मंडलगढ़ से लौट रही थी. उसकी बस छूट गई थी और उसने गाड़ी से लिफ्ट ली, लेकिन अंजराले के पास उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. ड्राइवर तो बच गया, लेकिन रत्ना की मौके पर ही मौत हो गई. मैं अब भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये सब कोई गलतफहमी हो, शायद उसी नाम की कोई दूसरी लड़की होगी. लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं जान चुका था कि जिस लड़की को मैंने उस दिन अपनी गाड़ी में बैठाया था वो इंसान नहीं थी. उस आदमी ने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया. मैं धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा. दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी. जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरी नज़र सीधा दीवार पर टंगी एक फ़ोटो पर पड़ी और उसी पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई. फ़ोटो में वही लड़की थी, वही चेहरा, वही मासूम आँखें, वही शांत मुस्कान. फ़ोटो पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी. रत्ना. अब मुझे पूरी तरह यकीन हो चुका था. जिस लड़की के साथ मैं पूरी रात बातें कर रहा था वो 10 साल पहले मर चुकी थी. मेरे पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई. मैं बस चुप खड़ा उस फोटो को घूरता रहा. फिर अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया कि अगर उस रात मैं जिद करके उसके साथ पहाड़ी के पीछे चला जाता तो क्या होता मेरे साथ. क्या मैं वापस लौट पाता, या शायद मैं भी उस सड़क पर ही मर जाता. उस आदमी ने बताया कि रत्ना की मौत 17 नवंबर की रात को हुई थी और जिस रात में उससे मिला वो भी 17 नवंबर ही था, ठीक 10 साल बाद. उस रात के बाद मैं पूरी तरह बदल गया. मैंने पहली बार पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया. भूत, आत्माएं, मौत के बाद क्या होता है, मैं हर चीज़ जानना चाहता था. लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से सामान्य होने लगी. नई नौकरी लग गई. काम में इतना बिजी हो गया कि रत्ना की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी. करीब 2 साल बाद मुझे फिर हरनई जाने का मौका मिला और जैसे ही मैंने ट्रिप प्लान की, रत्ना की सारी बातें वापस याद आने लगी. मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं उससे दोबारा मिलूँगा. इस बार मैं जानबूझकर देर से निकला ताकि उसी जगह पर रात के करीब 11:30 बजे पहुँचूँ. मैं वहाँ रुका. करीब 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई. मैंने सोचा शायद वो सिर्फ एक बार हुई अजीब घटना थी. और फिर 1 साल गुजर गया. इस बार मैं अपने दादाजी के फैमिली फंक्शन के लिए हरनई जा रहा था. मैं फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था और जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मैं जम गया. वो वहाँ खड़ी थी, रत्ना. लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं दिया, जैसे उसे पता था कि मैं खुद रुकूंगा. मैंने गाड़ी रोकी. वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई. वही सलवार कमीज़, वही शांत चेहरा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था. मैंने कांपते हाथों से अपनी घड़ी देखी. तारीख थी 17 नवंबर. मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी. कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, अब तो तुम्हें पता चल गया है मैं कौन हूँ, फिर भी डर नहीं लग रहा. मैंने धीरे से कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी. वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता, कुछ चीज़ें बहुत ख़तरनाक भी हैं. उस रात मैंने उससे दर्जनों सवाल पूछे और हैरानी की बात ये थी कि उसने हर सवाल का जवाब दिया विस्तार से. मैंने उससे पूछा कि मौत के बाद आखिर क्या होता है. कुछ सेकंड तक वो खामोश रही, फिर खिड़की के बाहर अंधेरे में देखते हुए बोली, मौत खत्म होना नहीं है. उसने बताया कि जब इंसान अचानक मरता है, खासकर हादसे से या अधूरी इच्छाओं के साथ, तो उसकी आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती. कुछ आत्माएं एक बीच की अवस्था में फंस जाती है, जिसे उसने भंवरलोक कहा. उसने कहा कि वहाँ आत्माएं सूक्ष्म शरीर में रहती है, एक ऐसा शरीर जो इंसानों को दिखाई नहीं देता, ना पूरी तरह जीवित, ना पूरी तरह ख़त्म. मैं उसकी बातें सुनकर सुन्न रह गया. रत्ना ने बताया कि उसकी मौत अचानक हुई थी, इसलिए उसे अभी भी कुछ साल उसी अवस्था में रहना था, क्योंकि उसकी असली उम्र अभी बाकी थी. फिर मैंने पूछा, तो तुम इन 10 साल में करती क्या रही. वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली,
हर आत्मा को एक काम दिया जाता है। उसने बताया कि उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की मदद करना था जिनकी अभी अभी मौत हुई हो। ऐसे लोग जो अचानक अपनी मौत समझ नहीं पाते, जो डर जाते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते। रत्ना उन्हें संभालती थी, उन्हें समझाती थी कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उसकी आवाज़ में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो खुद भी उस दुनिया से पूरी तरह खुश नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा, तुमने मुझसे ही संपर्क क्यों किया? कुछ देर वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तुम पहले इंसान थे जिससे मैं जुड़ पाई। हर आत्मा हर इंसान से बात नहीं कर सकती और हर इंसान भी हमें देख नहीं सकता। उसने कहा कि किसी वजह से मेरा और उसका कनेक्शन बन पाया था, लेकिन क्यों, ये वो भी पूरी तरह नहीं जानती थी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद हमारा कोई रिश्ता पहले से था। उसकी ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस रात हम काफ़ी देर तक बात करते रहे। उसने मुझे अपनी मौत का पूरा सच बताया, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो गाड़ी से बाहर जा गिरी और कैसे पत्थर से सर टकराते ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात उसने आखिरी में कही। उसने कहा, अगर मैं बार बार इंसानों की दुनिया में जाऊं तो मेरा बोहर लोक में समय बढ़ता जाएगा। उसकी बातों में डर नहीं था, बस थकान थी। जाने से पहले मैंने उससे पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? वो मुस्कुराई, फिर बोली, अगर किस्मत ने चाहा तो ज़रूर। इतना कहकर वो गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं थी। करीब 1 साल तक मेरी रत्ना से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बीच पापा रिटायर हो चुके थे और हम लोग मुंबई के बाहर नया घर खरीदने की सोच रहे थे। कई मकान की तलाश के बाद आखिरकार एक फ्लैट पसंद आ गया। लोकेशन अच्छी थी और कीमत भी काफ़ी मोल भाव के बाद सही हो गई थी। बस बैंक लोन की आखिरी प्रोसेस बाकी थी। पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद मैं रात को बेहद थका हुआ घर लौटा। मेरी आदत थी कि मैं डिनर के बाद थोड़ी देर टहलता ज़रूर था, लेकिन उस दिन नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सीधा अपनी बिल्डिंग की छत पर चला गया। रात काफ़ी शांत थी, छत पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे टहलने लगा। करीब तीसरा चक्कर पूरा होने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र छत के दूसरे कोने पर गई और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वहाँ कोई खड़ा था। मैं तुरंत पलटा। छत का दरवाज़ा मेरे पीछे था और मुझे पूरा यकीन था कि अभी तक वहाँ कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वो चेहरा साफ दिखाई दिया, मैं समझ गया, रत्ना। वो फिर वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो शांति नहीं थी, वो गंभीर लग रही थी, बहुत ज़्यादा गंभीर। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने सीधा कहा, उस घर में मत जाना। मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने आई हूँ, वो जगह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छी नहीं है। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। इतनी मेहनत से हमने वो फ्लैट ढूंढा था, लोन की तैयारी, डीलर से बातचीत, सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका था। मैंने उससे पूछा, क्यों, उस घर में ऐसा क्या है? लेकिन उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस बार बार यही कहती रही, वो जगह ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ में इस बार अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो सच में मुझे किसी बहुत बड़ी चीज़ से बचाने आई हो। और न जाने क्यों मैंने उसी पर फैसला कर लिया। मैंने उससे कहा, ठीक है, हम वो घर नहीं लेंगे। ये सुनते ही पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं बस उसे देखता रहा और अगले ही पल वो मेरी आंखों के सामने हवा में घुलने लगी, धीरे धीरे, और फिर पूरी तरह गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। अगले दिन मैंने बिना किसी को वजह बताए वो डील कैंसिल कर दी। घर वाले नाराज़ हुए, डीलर गुस्सा हो गया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और कुछ हफ्तों बाद मुझे उस फ्लैट के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरी रूह हिला दी। उस फ्लैट के पिछले मालिक ने वहाँ आत्महत्या की थी और उससे भी पहले उसी घर में एक हत्या हो चुकी थी। तब मुझे समझ आया रत्ना मुझे वहाँ जाने से क्यों रोक रही थी। उसके बाद भी मेरी उससे कुछ और मुलाकातें हुई। हर बार वो अचानक आती और अचानक गायब हो जाती। मैंने एक बार उससे पूछा था, क्या मैं तुम्हारी तस्वीर ले सकता हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे उसने मुझे मौत के बाद की दुनिया के बारे में बहुत सी बातें बताई, ऐसी बातें जो शायद कोई आम इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। फिर मेरी शादी तय हो गई और एक बार मेरी पत्नी ने भी उसे देखा। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 10 सितंबर 2005। वही आखिरी दिन था जब हमने रत्ना को देखा। उस रात वो पहले से अलग लग रही थी, बहुत शांत, बहुत हल्की, जैसे उसके अंदर का कोई बोझ खत्म हो चुका हो। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया।
वो मेरी पत्नी की तरफ देखी, हमें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। आज इतने साल बाद भी मैं अक्सर सोचता हूँ, आखिर हमारे बीच ऐसा क्या रिश्ता था जो मौत के बाद भी उसे बार बार मेरे पास खींच लाता था। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ती।